हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजॉर्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। पिछले 4 लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देख चुके हैं। कैसे ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिन हुआ, कैसे पिछले 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे और उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग एक्यूट एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते थे। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल हो, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो या कोई भी एंगल हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, उसके कैसे वैल्यूज़, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग निकाल पाए, उसके क्या रिलेशंस हो सकते हैं। हम लोगों ने न्यू डेफिनेशंस देखा था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन और रेंज की बात करेंगे। लेकिन हम लोग फंक्शंस के बारे में जाने, डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में जाने, उसके पहले पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हुए मैं कुछ और जनरलाइजेशन करूँगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। हम लोग जानते हैं 2 पाई का मतलब 360 डिग्री कंप्लीट, और 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री प्लस सम एक्यूट एंगल थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और हम कह सकते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। कैसे साइन थीटा होगा, क्योंकि 2 पाई है यहाँ पर। हम जानते हैं अगर हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग अगर फॉर्मूला हमें बनाना है, अगर फॉर्मुलाइज करना है, तो हम लोग नाम चेंज नहीं करते, नेम चेंज नहीं होता है वहाँ पर। इसके क्या लॉजिक थे इसके पीछे, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्यों साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो ये बात 3 पाई का मतलब 1 पाई, 2 पाई एंड 3 पाई यहाँ पहुँचेंगे, यानी कि ये वाला लाइन माइनस एक्स एक्सिस 3 पाई और प्लस थीटा प्लस सम एंगल थीटा जाएंगे तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हम लोग कहेंगे माइनस साइन थीटा। नेम चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कॉस ऑफ मान लो 2 पाई माइनस थीटा होता तो 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 2 पाई का मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेम चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया कॉस थीटा। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूलाइज बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, इनफाइनाइट फॉर्मूले बन सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस क्या रहेगा कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो क्या करें, साइन 2n पाई प्लस थीटा, तब क्या लिखेंगे 2n पाई। अब ये n क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ n इज नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 2 इंटू 1, अगर n का वैल्यू 1 हो तो 2 पाई प्लस थीटा होगा, 2 पाई प्लस थीटा होगा। अगर n 1 ले तो n अगर 2 ले तो ये क्या बन जाएगा एंगल, 4 पाई प्लस थीटा बन जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 3 ले तो ये क्या बन जाएगा, 6 पाई प्लस थीटा। 4 ले तो ये बन जाएगा, सॉरी n इज इक्वल टू 4 ले तो ये हो जाएगा 8 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये सब के सब तो इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ पाई है। अगर इवन नंबर ऑफ पाई है, हम लोगों ने ये पहले देखा कि इवन नंबर ऑफ पाई होने का मतलब है 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 पाई का मतलब हाफ रोटेशन, 2 पाई का मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री। फिर अगर 4 पाई होगा तो अगेन 1 रोटेशन कंप्लीट, फिर 6 पाई होगा तो अगेन 1 रोटेशन कंप्लीट, 8 पाई अगेन। यानी कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई होता है तो इसका मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले को से हम लोग देख रहे हैं इस एंगल को। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस थीटा है, यानी कि ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ये तो मज़ेदार है ना, सारे के सारे एंगल अगर इवन नंबर ऑफ पाई यहाँ पर आता है तो ये सारे एंगल 2n पाई प्लस थीटा हम कह सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो जब भी आएगा, और नेम चेंज नहीं हुआ क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग देख रहे हैं ना, तो साइन तो रह गया साइन और थीटा और पॉजिटिव साइन थीटा। तो एक ये जनरल फॉर्मूला है
2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा। अब मैं कहूँ साइन के जगह यहाँ कॉस होता, कॉस मैं इधर लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा आ जाता, क्योंकि कॉस भी पॉजिटिव होता है और नेम चेंज तो होना नहीं है ना। इसी तरह टैन हो, कॉस हो, सेक हो, कोई भी हो वो नेम चेंज नहीं होगा और बहुत इजी एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अब मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई होता, ऑड नंबर ऑफ पाई मीन्स यहाँ 2n प्लस 1 होता 2n की जगह, तब तो 2n प्लस 1 तो ऑड हो जाता ना। 2n इवन है, इवन में अगर 1 ऑड ऐड कर दिए तो ये ऑड बन गया, तो 2n की जगह 2n प्लस 1 होता, तो उसी के अनुसार हम लोग करते वहाँ पर, बट वहाँ पर प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता था। थर्ड प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव लिखना पड़ता। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला मैं बस करा दिया, साइन 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा के लिए हम लोग को क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अब n की बात भी होगी, सीधे 2 पाई नहीं होगा, सीधे एंगल नहीं दिया होगा, वो n के टर्म्स में वहाँ पे अगर कहीं पे लिखा रहेगा, और n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा, तो वहाँ से हम लोग कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मुलेशन को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, ये हुई एक बात, मैं इसे रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ सब लोग फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, और मैं उससे आगे की बात करूँगा, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है मैं बहुत मतलब छोटे में बता दे रहा हूँ, बहुत ब्रीफ कर दे रहा हूँ। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कैसा रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है अगर इसको भी देखा जाए तो एक सेट से दूसरे सेट के बीच हम लोग एक खास लॉ को, एक खास रिलेशनशिप को रखते हुए अगर ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, तो वो जो एक सारे ऑर्डर्ड पेयर के बीच एक कॉमन रिलेशनशिप है, उससे जो जितने सेट बन रहे हैं वही रिलेशन कहलाता है। रिलेशन फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें, जैसे मान लो दो सेट हमने बनाया, एक सेट A है, दूसरा सेट B है, और A से B में हमने कोई रिलेशन दिया, मान लो यहाँ A B C है, यहाँ 1 2 3 है, इसे कहते हैं हम लोग डोमेन सेट, और इसे कहते हैं हम लोग कोडोमेन सेट। ठीक, डोमेन से कोडोमेन के बीच एक खास रिलेशन हो सकता है, मान लो ऐसा बन रहा है ना, तो इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो ये जो पेयर बना A1 B2 B3 C3, ये पेयर का जो सेट बनेगा वही रिलेशन होगा। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें जो डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट, मान लो यहाँ D होता तब भी ये एक रिलेशन है, लेकिन फंक्शन तब होगा जब डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक इमेज इसमें मौजूद हो, इसका इमेज मौजूद हो, और सिर्फ एक इमेज मौजूद हो। जैसे B का 2 इमेज मौजूद है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए सिर्फ एक इमेज, अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है, 2 का सेम इमेज हो सकता है, बट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव एन इमेज इन कोडोमेन, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव ओनली 1 इमेज। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं तब ये फंक्शन कहलाता है, ये है फंक्शन। फंक्शन हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन एक कॉमन नोटेशन x से आमतौर पे दिखाते हैं, और इसका एक कॉमन नोटेशन y से दिखाते हैं। ठीक है, और y इज इक्वल टू fx, फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स y इज फंक्शन ऑफ x, वेयर x इज जो डोमेन के वैल्यूज हैं, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है,
जो x पे डिपेंड करता है, और उसको ऐसे लिखते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब ये जो y इज फंक्शन ऑफ x है, अगर यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग अल्जेब्रिक जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पर लॉगरिथमिक रिलेशन हो सकता था, एक्सपोनेंशियल हो सकता था। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन आ जाए x के टर्म्स में, तब उसको कैसे देखेंगे, उसके डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, मैं इसे स्टार मार्क दे करके लिख रहा हूँ, ये अभी का हिस्सा तो नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन तब कहलाएगा जब एक खास सर्टेन पीरियड के बाद वो अपने वैल्यू को बार बार रिपीट करता हो, और सेम पीरियड लेंथ भी सेम होना चाहिए। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे मैं बता रहा हूँ, पहले मैं इसे ग्राफ से एक बार समझा लेता हूँ। मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। अब मैं कहूँ कि ये जो y का जो वैल्यू है ना, वो एक सर्टेन x के लिए सर्टेन y है। यहाँ पे मैंने 8 दिया तो एक सर्टेन एफ ए मिला, फिर मैंने b दिया तो हमें सर्टेन एफ बी मिला। ठीक है, फिर मैंने अगर यहाँ पर c दिया तो हमें एफ, ये वाला जो पॉइंट है एफ सी मिला, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं एक सर्टेन x के लिए हमेशा एक सर्टेन y मिल रहा है। ठीक है, कहीं भी y का वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब भी रिपीट नहीं कर रहा है तो हम लोग ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन तब होगा जब आफ्टर अ सेम इंटरवल के बाद y का वैल्यू यानी कि रेंज अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो, वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। और जितने लेंथ के बाद, x के जितने लेंथ के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, उसको हम लोग उसका पीरियड कहते हैं। ठीक है, अभी मैं उसे और समझा रहा हूँ। ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन फिर कैसा हो सकता है? मान लो एक ऐसा फंक्शन मैंने बनाया जिसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये हाइट मान लो a है, y है, ये x है। ठीक है, और दोनों ही तरफ ये हमेशा चलता जाएगा, सॉरी, और इस तरफ भी ये चलता जाएगा, ये x। ठीक है, ये मान लो मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। ये -1 है, -2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये देखो, ये ग्राफ एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप सॉरी, एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे मैं कहूँ a कहाँ कहाँ है, तो 1 पे a है, x इक्वल टू 2 पे भी a ही है, x इक्वल टू 3 पे भी a ही है वैल्यू, 4 पे भी a ही है वैल्यू, क्योंकि ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि y के जो वैल्यूज हैं एक सर्टेन लेंथ के बाद और सर्टेन फिक्स्ड लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। और इसका पीरियड अगर मैं बोलना चाहूँ, पीरियड, तो x में अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है वही पीरियड कहलाता है। तो x में ये देखो, अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू अगेन यहाँ मिला, इसके बीच का लेंथ कितना है 1, फिर ये वैल्यू यहाँ मिला, यहाँ भी है 1, यहाँ भी है 1, है ना।
तो हर एक सेम लेंथ के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो पीरियड क्या हो गया, वही सेम लेंथ यानी कि 1। वो जो लेंथ होगा जिसके बाद रिपीट कर रहा होगा, कोई भी तुम देख लो, यहाँ से भी चेक कर लो, ये भी अपने आप को 0 पर 0 1 1 मिनट 0, हाँ ये 1.5 के बाद रिपीट कर रहा है। अच्छा, मैंने एक गड़बड़ कर दिया, फिगर में ये रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो 0 यहाँ होना चाहिए पीरियोडिक होने के लिए, यहाँ -1, ये 0 है, वरना ये पीरियोडिक नहीं रहेगा, यहाँ पर पीरियड ब्रेक करेगा। ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया था, ठीक कर लेना। हाँ, ये 0 है, ये 1 है, तो ये अगर 0.5 है तो ये 1.5 है, तो यहाँ का भी लेंथ 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली फिगर इधर भी अब कर लेना, मैं इधर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 0 पे ए है तो फिर 1 पे भी ए होना चाहिए ना, पीरियड सेम होने के लिए लेंथ यहाँ सेम होना चाहिए। अगर 0 यहाँ होगा तो इसके बीच का गड़बड़ हो जाएगा ना, सेम वैल्यू y अगर यहाँ 0 होता तो y तो ये वैल्यू होता, लेकिन 1 पे ये वैल्यू है तो ये पीरियड फिर नहीं रह जाएगा, कहीं भी ब्रेक करे तो पीरियड नहीं होगा। ठीक है, पीरियड होने के लिए इंटायर ग्राफ में हर जगह सेम लेंथ के बाद वैल्यू रिपीट होना चाहिए, कोई भी वैल्यू। मान लो y का ये वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इंटायरली जहाँ पर हम लोग देखें ये वैल्यू एक वैल्यू के साथ साथ ग्राफ का शेप। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, यहाँ पर ग्राफ का स्लोप अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव है, अब यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है लेकिन पॉजिटिव स्लोप के साथ, तो ये नहीं, हमें ये कंसिडर करना हो क्योंकि ग्राफ यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ग्राफ यहाँ पे होल साइकिल रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया, खास पीरियड के बाद, जितने पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। उसको और अच्छे से हम लोग कहें तो y इफ f(x) इज इक्वल टू f(x) प्लस a हो जाए। मतलब ये कि जहाँ पे f(x) यानी y का जो वैल्यू x के सर्टेन वैल्यू के लिए है और a के बाद, यानी कि a अगर मैं बोल दूं इफ a इज पीरियड, a अगर पीरियड है तो a के बाद ये जो f(x) का जो वैल्यू है f(x) प्लस a हो जाएगा, लेकिन वो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो y वही रहेगा ना, f ऑफ, मान लो मैं कहूँ x इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 ये है। ठीक है, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 भी तो यही वैल्यू है, यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 1, और फिर 1 पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ ये 1 पे जो वैल्यू है वही 2 पे भी वैल्यू है, यानी 1 प्लस 1 f ऑफ 1 प्लस 1 पे भी वही वैल्यू, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो 1 का जो गैप आ रहा है ना, यही हमारा पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन को बाई इक्वेशन हम लोग ऐसे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, मैं इसे रब करता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ। वैसे तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की भी बात आती है, लेकिन अभी मैं उसे नहीं करा रहा हूँ, जब ज़रूरत होगी तो मैं उसे करा दूंगा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा अब, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग जानते हैं, साइन थीटा, जैसे साइन थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो कि एक दो सर्टेन लेंथ का रेशियो हम लोगों ने बाई ज्योमेट्री देखा था। लेकिन अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पे देखा जाए, यानी कि y और x में ही बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर साइन x हो, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो y है वो साइन x का फंक्शन है, या साइन x के टर्म्स में लिखा हुआ है, साइन x पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम लोग कहते हैं कि ये अब ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि y जो है सम x के साथ एक रिलेशनशिप में या एक फंक्शन के टर्म्स में, जो मैंने फंक्शन का डेफिनेशन बताया उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फंक्शन, अगर जाहिरा तौर पर ये फंक्शन है तो इसका कुछ डोमेन होगा,
कुछ रेंज होगा। अगर ये फंक्शन है तो इसका ग्राफ हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी इसके ग्राफ की बात करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं इसे ग्राफ करके ऊपर लिख देता हूँ। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा। अब सॉरी एक मिनट, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा इसकी बात हमें करनी होगी। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए हमें इसके वैल्यूज पता होने चाहिए। इसके ग्राफ बनाने के लिए एक तो y एक्सिस होगा, एक तो x एक्सिस होगा। ठीक, y के साथ x का वेरिएशन कैसा हो रहा है अगर हम ज्योमेट्री में दिखा ले तो वही हमारा ग्राफ होगा। तो ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो x की क्या क्या वैल्यूज हम लोग जानते हैं। जैसे साइन हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 180 प्लस 60 डिग्री, साइन 180 माइनस 60 डिग्री एंड सो ऑन हम लोग चारों क्वाड्रेंट में जानते हैं, है ना। तो इस बार ये जो x है ये इस एंगल को शो कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग x में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इधर अगर बनाऊं, मैं यहां पे भी बना रहा हूं और थोड़ा आगे, ये मान लो सर्कल है। ठीक है, अगर जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, थीटा जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग x में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, अगर यही क्लॉकवाइज चले तो हमें इधर जाना होगा। तो मैं पहले अभी इधर चल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि साइन 0 डिग्री पे तो 0 है वैल्यू। ठीक है, और मैं इसे बांट लेता हूँ पाई बाई 2 180 यानी कि पाई, और यहाँ पर मैं कर दूँ 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे और आगे जाना पड़ेगा 2 पाई, फिर यहाँ हो गया 5 पाई बाई 2, और यहाँ हो गया 3 पाई, और यहाँ हो गया 7 पाई बाई 2, और इधर हो गया 4 पाई। ठीक है, इतना का मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, साइन 0 पे तो 0 है, साइन अब जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सर्कुलर एंगल में, अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्कुलरली ये बढ़ता जा रहा है। एक सर्कुलरली 0 पे 0 है। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी पाई बाई 3 पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 6 पे इसका वैल्यू 1/2 आता है। मान लो ये 1/2 है। ठीक, और मैं बात करूं अगर 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे 1/√2 आता है, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। 60 डिग्री पे √3/2 उससे भी ज़्यादा वैल्यू होता है, और पाई पे यानी कि 90 डिग्री पे 1 हो जाता है। और ये हम लोग देख सकते हैं कि सर्कुलरली बढ़ रहा है। सर्कुलरली मतलब ये स्ट्रेट पाथ में ये ऐसा नहीं बढ़ रहा है, ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, ये एक कर्व हमें मिलता है, एक सर्कुलरली इंक्रीज करता हुआ। और 90 पर आकर के, क्योंकि परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग 90 की तरफ बढ़ते हैं हमारा y इंटरसेक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। तो y इंटरसेक्ट के इंक्रीज कर रहा है, रेडियस तो कांस्टेंट है, क्योंकि साइन x का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो y इंटरसेप्ट बाई रेडियस, तो रेडियस तो कांस्टेंट है, तो y इंटरसेप्ट किस पर ही साइन x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते जा रहे हैं y इंटरसेप्ट बढ़ता जा रहा है, कब तक, 90 डिग्री तक। और जैसे ही 90 डिग्री पहुंचेंगे y इंटरसेप्ट और रेडियस इक्वल हो जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो 90 डिग्री पर ये 1 हो जाता है। तो इंक्रीज करते 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 1 पे पहुंचा, कब, जब हम लोग एग्जैक्टली 90 यानी कि पाई बाई 2 पे पहुंचे। तो ये ऐसा इंक्रीज किया। ठीक, फिर हम लोग 90 से आगे बढ़ना शुरू हुए। तो जैसे ही आगे बढ़े अब क्या हुआ, परपेंडिकुलर घटना शुरू हो गया, यानी परपेंडिकुलर यानी y इंटरसेप्ट,
वाई इंटरसेप्ट घटते 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 180 पे आके 0 हुआ। जैसे ये इंक्रीज किया था वैसे ही 180 पर आकर के डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ऑब्वियसली 1 है ना, 90 पे 1 था, 180 पे फिर 0 हो गया। 180 से फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़े, थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो साइन का वैल्यू तो निगेटिव होता है ना। तो जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे ये क्या हुआ, अब ये जो y इंटरसेप्ट है बढ़ने लगा बट निगेटिव डायरेक्शन में। तो y इंटरसेप्ट y बढ़ने लगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो अब जो साइन का वैल्यू निगेटिव होगा यानी नीचे की तरफ होगा। तो यही 3π/2 पे आके -1 हो जाएगा। अगर मैं ये -1 बोलूँ, जैसे ये डिक्रीज कर रहा था उसी तरह से आगे डिक्रीज करता जाएगा और यहाँ आके -1 हो जाएगा। ठीक, -1 पे आके रुका। लेकिन ये तो हुआ कब, 270 डिग्री तक पहुंचे। 270 से फिर आगे बढ़े तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, फिर से जो ये जो y इंटरसेप्ट है वो देखो डिक्रीज कर रहा है। y इंटरसेप्ट डिक्रीज करने का मतलब sin x भी डिक्रीज करने लगा, घट रहा, बट उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है ये। तो हम लोग कहते हैं कि ये बढ़ रहा है क्योंकि ये 0 की तरफ, निगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है, निगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है और फिर 360 डिग्री पर आकर के 0 बन जा रहा है। 360 डिग्री पर इसी लाइन पे पहुंच गए और इस लाइन पे फिर से 0 पहुंच गए क्योंकि y इंटरसेप्ट यहाँ 0 हो गया। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने आप को रिपीट किया, एकदम सिमिलर मैनर में अपने आप को उधर भी रिपीट करेगा। ग्राफ को अगर अच्छे से बनाए तो सिमिलर मैनर में फिर 5π/2 पे ये आके 1 हो जाएगा। फिर सिमिलर मैनर में वो इंक्रीज करेगा जैसे इधर इंक्रीज किया था क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से चला गया। और फिर 5π/2 से 3π, 5π/2 ये यहाँ से 1 रोटेशन के बाद यहाँ पहुँचा, फिर 3π, यानी कि अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जैसे डिक्रीज किया है वैसे ही, क्योंकि हर बार सेम तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा क्योंकि जैसे जैसे हम लोग रोटेट करते जाएंगे अब वो सेम ग्राफ मिलता ही चला जाएगा। ये तो दिख रहा है, सेम ग्राफ मिलता ही चला जाएगा, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है वैल्यू को। ये हम लोग देखते हैं, रुको, हाँ, ये ऐसा बनेगा 3π, और 3π के बाद फिर 7π पे जाएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा ऐसे ही। एक मिनट, अभी तो हम लोग देखे थे कि अगर ऐसा फंक्शन हो जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, फिगर बार बार y का वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है और सर्टेन पीरियड पे अगर करे तो हम इसे पीरियोडिक फंक्शन बोल देंगे। अब हमें ये चेक करना है क्या सर्टेन पीरियड पे वो अपने आप को एकदम रिपीट कर रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो कैसे रिपीट कर रहा है, मैं कहूं कि ये आप ऊपर वाला और एक नीचे वाला दो अगर पाथ को देखो, दोनों मिल करके क्या ये वैल्यू अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का। आगे जब भी देखो तो 0 से 2π, फिर 2π से 4π, फिर 4π से 6π अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो साइन y = sin x कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड कितना होगा, तो कितने के बाद अपने आप को ग्राफ रिपीट कर रहा है, हुआ वो सेम बन रहा है, 2π लेंथ के बाद, 2π, 4π, 6π। अगर यही चीज़ माइनस में चलते, मैं निगेटिव डायरेक्शन में अगर बात करूं, यही चीज़ माइनस में भी चले तो वैसे ही कंटिन्यूअस वो बढ़ता जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में, ऐसा कुछ, ऐसा एक वेव की तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी, और सेम लेंथ 2π, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, साइन का वैल्यू जैसे क्लॉकवाइज में जिस तरीके से चेंज कर रहा था उसी मैनर में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जिस मैनर में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था उसी मैनर में अगर दूसरे तरफ से यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो सेम तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, है ना। जब भी हम जैसे मान लो निगेटिव डायरेक्शन में गए यानी पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, साइन को निगेटिव होना है तो ये कर्व कंटिन्यूअस होते हुए निगेटिव वैल्यू दे देगा और फिर वापस आएगा कहाँ पे, पाई पे, और पाई से फिर वापस जाएंगे, पाई से जैसे ही वापस गए सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो ये भी लेंथ 2π है,
ये भी लेंथ 2 पाई है, ये भी लेंथ 2 पाई है। हर एक 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे पीरियड कितना है 2 पाई, ये साइन का। ठीक, अब मैं बात करूं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक, तो x में देखो ऐसा हर एक x के लिए कोई ना कोई y मिल रहा है, हर एक x के लिए कोई ना कोई y मिल रहा है, यानी x का हर एक वैल्यू डोमेन का हिस्सा होगा, है ना। डोमेन तब तक होता है, ग्राफ में अगर देखना है कहीं किसी पॉइंट के लिए अगर y डिफाइन नहीं हो, वहां पर y का कोई वैल्यू नहीं आ रहा हो, तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो हर एक x के लिए कहीं ना कहीं y मिल रहा है, इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। x का सारा वैल्यूज उसको कहते हैं रियल नंबर। मैं रियल नंबर को r से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब मैं बात करूं रेंज। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है, y के वैल्यूज, y का वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो हम लोग देखते हैं y का वैल्यू -1 से नीचे तो कहीं ग्राफ बन ही नहीं रहा है, ना 1 के ऊपर बन रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक। अच्छा, -1 से 1 तक में हर एक y का कोई ना कोई x के लिए कोई ना कोई y मिल रहा है, यानी y का हर एक वैल्यू पॉसिबल है क्या। तो ग्राफ अगर एकदम कंटिन्यूअस है इसके बीच में, तो हर एक y को ये सपोर्ट कर रहा है, यानी y के हर वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ये रेंज हो जाएगा। ग्राफ में अगर देखें, जहाँ जहाँ ग्राफ बन रहा है y के लिए, मान लो इस y की बात करें, तो इस y में देखो कहीं भी एक पैरेलल एक्स एक्सिस के लाइन खींचो तो कई जगह हमें y का वैल्यू मिल रहा है। अगर कहीं नहीं मिलता, जैसे इस y की बात करते हैं, एक लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये y पॉसिबल नहीं है, ये y उसके रेंज का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए ये किसी x के लिए y का वैल्यू इसमें इस ग्राफ के लिए नहीं है पॉसिबल, या फिर इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस फंक्शन के लिए y का वैल्यू कभी भी 2 हो ही नहीं सकता है, -2 नहीं हो सकता है, -3 भी नहीं हो सकता, -4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? -1 से लेकर 1 तक ही हो सकता है, यानी कि y का वैल्यू -1 से 1 तक होगा। इसका मतलब ये है कि sin x का जो वैल्यू है, y तो sin x है ना, sin x का जो वैल्यू है वो -1 से +1 तक होगा। यानी रेंज क्या होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, -1 से लेकर 1 तक। 1 को इंक्लूड करना है, -1 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी दे रहा है। और इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, एक्सक्लूड करना होता तो कर्व से दिखाते। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि sin x का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक होगा। यानी sin x sin थीटा अगर बात करें, sin थीटा जो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा हमेशा। अब ये तुम लोग ऑब्जर्व करो, जितना भी मैंने वैल्यू कराया है, तुम sin थीटा का एक चार्ट निकाल करके देखो, इंटरनेट पे बुक में हर जगह मिल जाएगा। sin थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं है और -1 से छोटा नहीं मिलेगा। ये उसका रेंज है, ये उसके वैल्यूज है, उसी के बीच में हमेशा आएगा, और ये उसका सबूत है। ठीक है, तो इसे सब लोग नोट कर लो। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, डोमेन है, रियल नंबर, रेंज है -1 से 1। तो अब कभी भी और कहीं भी sin थीटा अगर लिखा हुआ रहे =5, तो ये डायरेक्टली नॉट पॉसिबल केस हो जाएगा। इसके रेंज में इसके वैल्यू 5 पॉसिबल ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, अनइक्वल। ठीक है, -1 से 1 ही होगा sin थीटा का वैल्यू। तो इसे नोट कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब इसी तरह मैं बात करूं सेकंड नंबर फंक्शन की, तो y अगर रहे cos x, ठीक है, cos x के वैल्यूज़ के लिए इसके ग्राफ कैसे होंगे, तो मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ cos x का ग्राफ।
ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इधर। अब cos x का वैल्यू पहले एंटी क्लॉकवाइज ही चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही cos 0 डिग्री है तो बेस और रेडियस बराबर है। मैं यहाँ cos का डेफिनेशन लिख ले रहा हूँ। cos x इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट बाई रेडियस आर। रेडियस तो फिक्स होगा हमारा, एक्स इंटरसेप्ट पर डिपेंड करेगा, यानी कि जैसे जैसे एंगल आगे बढ़ेगा एक्स इंटरसेप्ट जो भी होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे 0 डिग्री पे तो दोनों एक्स इंटरसेप्ट रेडियस सेम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है, 0 आ गया। अगर सिर्फ एक्स को देखें तो एक्स इस तरह हुआ फिर इस तरह हुआ, है ना। अगर 0 से 180 चले तो घटा 0 हुआ फिर 180 तक गया, ठीक। तो यानी कि 0 पे तो 1 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे 1 होगा और 90 डिग्री पहुँचते पहुँचते 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट तो 0 हो गया है, ठीक। और फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर इंक्रीज करना शुरू होगा, यानी 0 से 90। 0 पे तो 1 होगा, चलो 1 कर देते हैं, ठीक है। और 90 यानी π/2, ठीक। 0 पे तो 1 होगा और इसे मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। 1 से 90 जाते जाते 0 हो जाएगा और वो सर्कुलर वे में ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। और फिर 90 से 180 की बात कर रहे हैं पाई, ठीक, -1। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा 90 पार किया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और ये 0 से फिर बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ और इसका भी वैल्यू निगेटिव हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली, और 180 पर आकर के -1 हो गया। अगर मैं -1 को करूँ तो, ठीक, ये वैल्यू बना 180 पे। फिर 270 की बात कर लेते हैं, 3π/2, ठीक। 180 पे फिर 0 हुआ और फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्स इंटरसेप्ट डिक्रीज करना शुरू करता है, वापस आना शुरू होता है टिल 270 तक, डिक्रीज करता है टिल 270 तक, ठीक। फिर 2π की बात करें यानी कि 360, ठीक। 360 पे फिर वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये यहाँ पहुँच जाता है, इधर से घूमते हुए यहाँ पहुँच जाता है, फिर मैक्सिमम फिर 1 पे चला जाता है, फिर 1 पे चला जाता है, ठीक। 1 होने का मतलब है मैक्सिमम पहुँच गया। ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि कॉस का भी वैल्यू -1 से +1 ही होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक। फिर ये बन गया 5π/2, 5π/2 यानी कि फिर यहाँ पहुँचे, जैसे ही यहाँ पहुँचे एक्स इंटरसेप्ट 0 हुआ और ये जैसे ही 0 हुआ हम कहे उसका भी वैल्यू 0 हो गया, तो मैंने कहा ये 0 हो गया, ठीक। और फिर 5π/2 के बाद 3π पे जैसे ही 5π/2 से 3π आगे की तरफ बढ़े फिर एक्स इंटरसेप्ट बढ़ने लगा बट निगेटिव डायरेक्शन में, तो बढ़ा, ये 0 हुआ, बढ़ा और निगेटिव डायरेक्शन में -1 पहुंचा और फिर ऐसा एंड सो ऑन चला गया, ठीक। ये हुआ कॉस का ग्राफ। इसी तरह निगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े, मैं इसे अब रब कर रहा हूं। अब निगेटिव डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में सर्कल को इधर बना देता हूं। निगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं मतलब इधर से इधर चलना शुरू किया हमने। जैसे ही निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया, ये तो मैक्सिमम था 0 पर, 0 से जैसे ही इधर गए ये तो घटने लगा, यहाँ पहुँचे तो एक्स इंटरसेप्ट और कम हुआ और ये डिक्रीज करने लगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स तो पॉजिटिव है ना, अभी भी एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइड से यानी 1 से डिक्रीज करने लगा। डिक्रीज करते करते 0 कहाँ पर होगा, जब यहाँ पहुँचेगा एग्जैक्टली -90 डिग्री पे, तो -π/2 पे 0 पहुँच गया। और जैसे ही यहाँ से फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ तो इसका एक्स इंटरसेप्ट फिर बढ़ने लगा बट निगेटिव डायरेक्शन में, है ना।
तो निगेटिव डायरेक्शन, जैसे ही 90 पहुँचे 90 से निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, मैं इसे ठीक से बना ले रहा हूँ, बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, फिर 180 पे -1 हो गया जैसे ही यहाँ पहुँचे, और यहाँ से फिर जैसे ही आगे बढ़े फिर क्या हुआ, डिक्रीज करने लगा, 180 पे -1 हुआ, 180 ये है पाई से फिर डिक्रीज करने लगा, फिर घटते घटते जीरो हो गया कहाँ, जब यहाँ से 370 -3π/2 पे पहुँचे, और फिर यहाँ से आगे बढ़े फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर पॉजिटिव साइड हो गया, बट पॉजिटिव से ये जीरो था, यहाँ पे जीरो से बढ़ना शुरू हुआ x, और बढ़ते बढ़ते जीरो पे आके यानी 360 पे आके फिर मैक्सिमम हो गया, 360 पे आके फिर मैक्सिमम हो गया, ये हो गया 2π, ठीक, एंड सो ऑन, फिर चलता गया। तो ये दिख रहा है, ये भी कॉस का भी हम लोगों ने देखा, ये तो पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक है क्योंकि ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। फर्क क्या है, साइन यहाँ से शुरू हो रहा था 0 से, कॉस 0.90 है, बस फर्क ये है, साइन का ग्राफ ही शिफ्ट कर गया, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ अगर आप लोग पढ़े हो तो शिफ्ट कर गया है ग्राफ, ठीक है, क्योंकि साइन मैं एक और फॉर्मूला यहाँ से दिखा रहा हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, यानी ग्राफ को शिफ्ट कर दो 90 डिग्री पीछे की तरफ, तो ये कॉस का ग्राफ बन जाएगा। ये फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जब पढ़ते हैं तो ये बन गया कॉस का ग्राफ। अच्छा, ये पीरियोडिक तो है ही, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड बता दो, पीरियड हो जाएगा, ग्राफ अपने आप को रिपीट कहाँ से कर रहा है, अगर 0 से ही देखो तो ये पोर्शन रिपीट किया, इसके बाद फिर से यही रिपीट कर जा रहा है, या फिर यहाँ से देखो -π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 7π/2, तो ये देखो 3π/2 से 7π/2 के बीच का अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालूँ तो 2π आ जाएगा, 7π/2 माइनस 3π/2 2π आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालूँ तो ये भी 2π आ जाएगा, और कहीं भी निकालूँ ये भी 2π लेंथ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ये कितना है -2π माइनस 5π/2 -π/2 से -5π/2 के बीच का लेंथ निकालूँ तो ये भी 2π आ जाएगा, मतलब 2π के बाद अपने आप को ग्राफ रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पीरियड भी 2π है, साइन के तरह ही। इसका डोमेन भी साइन के तरह x के हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है y का, यानी कि रियल नंबर। और रेंज का मतलब हो गया कि कहाँ से कहाँ तक y में ग्राफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली -1 से लेकर +1 तक, यही तो रेंज है, यही बन गया, -1 को इंक्लूड करना है और 1 को भी, यही हो गया हमारा पीरियड डोमेन रेंज, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ बन गया, ठीक। तो आज के क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ, होमवर्क मैं सबको दे रहा हूँ, सब लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या समझ नहीं आया। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, y = अगर tan x हो तो इसका डोमेन रेंज, अगर पीरियड है, अगर पीरियोडिक है तो पीरियड, वरना डोमेन रेंज सब लोग बनाएंगे, ठीक है। सब लोग कमेंट करें, बताएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या और इसमें क्वेश्चंस है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछें। आज के क्लास में इतना ही, शुक्रिया।